हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 34। रघुवंशी मेंशन। स्टडी रूम मेंशन का स्टडी रूम हमेशा की तरह गंभीर चर्चाओं का गवाह बना रहा था। कमरे में चल रही पीली रोशनी के बीच शिविन, केशव और ईशान एक बड़ी मुसीबत और एक बड़ी डील के बीच रास्ता निकाल रहे थे। केशव, जो शिविन का सबसे भरोसेमंद आदमी और राधिका का सम्मान करने वाला शख्स था, वो शिविन और ईशान के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी फाइलें मेज पर फैली हुई थी। वो शिविन की आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर स्वर में बोला, सर, जैसा कि आप जानते हैं, यह डील हमारे बिजनेस के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले कई महीनों की मेहनत इस पर टिकी है, जिसके लिए आपका खुद इस बिजनेस ट्रिप पर जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने फ़्लाइट, होटल और मीटिंग का शेड्यूल ऑलरेडी तैयार कर दिया है। बस आपकी एक फाइनल परमिशन का इंतज़ार है। ईशान, उसने देखा कि शिविन गहरी सोच में डूबा हुआ है। शिविन के माथे पर तनाव की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। ईशान ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, हाँ शिविन, केशव की बात में दम है। अगर तुम इस बिजनेस की ट्रिप पर जाते हो तो हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम जिस वजह से इरिटेट और परेशान हो रहे हो, मैं उसे समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं ही मेंशन में हूँ और मैं एक भी पल के लिए राधिका को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कबीर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें बार बार उसके बारे में सोचकर अपना सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। केशव, प्रीमियम आजमाइशी सर। आप उस कबीर के बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत कीजिए। वो इंसान भले ही खुद को कितना भी शातिर समझे, पर वो चाह कर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ख़ास करके राधिका मैम का तो बिल्कुल भी नहीं। वो ना तो पास्ट में आपका कुछ बिगाड़ पाया था और ना ही अभी कुछ कर पाएगा, चाहे वो कितनी ही गंदी साजिशें क्यों न रच ले। और वैसे भी सर, अगर उसे सच में हमला करना होता तो अब तक कोशिश कर चुका होता। वो इतने दिनों से शहर में है, लेकिन अब तक उसने कोई हरकत नहीं की है। शिविन ने एक बहुत लंबी और भारी सांस ली। उसने अपनी कुर्सी से पीछे झुकते हुए उन दोनों की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन थी। नहीं केशव, तुम गलत सोच रहे हो। मैं उस कबीर की रग रग से वाकिफ हूँ। हमें अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर या शांत नहीं समझना चाहिए। अगर वो पूरे 7 साल बाद अपनी नफरत भरी आग बुझाने और मुझसे बदला लेने के लिए वापस आया है, तो इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला। वो इतने दिनों से यहाँ है, लेकिन बिल्कुल खामोश है। इसका मतलब है कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। उसके दिमाग में ज़रूर कोई बहुत बड़ी और ख़तरनाक प्लानिंग चल रही है। मुझे राधिका की चिंता है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये बिजनेस डील भी उतनी ही ज़रूरी है। ईशान ने शिविन के कंधे पर हाथ रखा और समझाने वाले लहजे में बोला, शिविन, तुम्हारी फिक्र जायज है। राधिका तुम्हारी जान है और उसकी फिक्र होनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है। मैं और केशव यहाँ साई की तरह रहेंगे। हम इन 3 दिनों के लिए मेंशन के बाहर और अंदर की सिक्योरिटी दोगुनी कर देंगे, इतनी कि एक परिंदा भी बिना इजाज़त पर नहीं मार पाएगा। और वैसे भी अगर राधिका को ये पता चला कि तुम उसकी वजह से इतनी बड़ी डील छोड़ रहे हो, तो खुद तुम्हें ज़बरदस्ती ट्रिप पर भेज देगी। फिर तुम उसके सामने वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है कि तुम जाओ और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वापस लौट आओ। अब इस बात पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। शिविन सोफे से खड़े होते हुए बोला, ठीक है केशव, तुम सारे अरेंजमेंट कर लो। हम सुबह की पहली फ्लाइट से इस ट्रिप के लिए निकलेंगे। और ईशान, तुम कल सुबह ही ईशा को यहाँ ले आना, ताकि राधिका का मन लगा रहे। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगी तो राधिका को अकेलापन महसूस नहीं होगा। ईशा का नाम सुनते ही ईशान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए चिढ़कर कहा, पर शिविन, उसकी यहाँ क्या ज़रूरत है? मैं तो हूँ ही ना यहाँ। वो लड़की यहाँ आकर
मेरा सर दर्द कर देगी, वो भी मुफ्त में। शिविन ने शरारत से अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। ओह, ऐसा है क्या? पर वो तुम्हारा सर दर्द क्यों करेगी मिस्टर ईशान? वो यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी पत्नी राधिका के लिए आ रही है, समझे तुम? और चुपचाप कल उसे यहाँ लेकर आना, ये मेरा ऑर्डर है। ईशान ने बेबसी में एक लंबी सांस भरी और बोला, हाँ हाँ ठीक है, ले आऊँगा उस ड्रामा क्वीन को। शिविन का कमरा। शिविन जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का माहौल बिल्कुल शांत था। बेड साइड लैंप की हल्की रोशनी में उसने देखा कि राधिका बहुत ही मासूमियत और सुकून से सो रही थी। उसे सोता हुआ देखकर शिविन के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। सारा तनाव जैसे पल भर में गायब हो गया हो। वो दबे पांव उसके करीब जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कुछ बाल गिर रहे थे, जिन्हें शिविन ने बहुत ही प्यार से हटाया। उसने झुककर राधिका के माथे पर एक किस किया। वो मन ही मन बुदबुदाया, सच कहूँ तो राधिका, मेरा तुम्हें एक पल के लिए भी छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अगली सुबह जैसे ही सुबह के 5 बजे राधिका की नींद खुली, उसने आदत के अनुसार बिस्तर के बगल वाली जगह पर हाथ मारा, पर वो खाली था। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि शिविन कमरे में बिस्तर पर नहीं था। उसकी नज़र सामने खड़े शिविन पर पड़ी, जो अपने 3 पीस टक्सीडो सूट में पूरी तरह तैयार था और अपना बैग पैक कर रहा था। राधिका ने हैरानी से उठते हुए पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? और आप इतनी सुबह सुबह तैयार भी हो गए? क्या आप कहीं जा रहे हैं? शिविन आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट कर रहा था। उसने मुड़कर देखा और धीमी आवाज में बोला, हाँ राधिका, एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। मुझे अभी निकलना होगा। मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर बेचैनी छा गई। वो तुरंत बेड से उतरी और उसके पास जाकर बोली, इतनी अचानक? आपने मुझे कल रात को यह पहले क्यों नहीं बताया? राधिका की आंखों में एक अजीब सा डर और अकेलापन साफ झलक रहा था। शिविन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये कल रात को ही अचानक डिसाइड हुआ। जब मैं कमरे में आया तुम्हें बताने के लिए, तब तुम गहरी नींद में सो चुकी थी और मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। आई विल मिस यू सो मच। ये पहली बार है जब मैं तुमसे इतने दूर जा रहा हूँ, और वो भी 3 दिन के लिए। सच कहूँ तो मेरा जाने का 1% भी दिल नहीं है, लेकिन ये डील कंपनी के लिए बहुत बड़ी है। शिविर ने उसे और भी मजबूती से गले लगाया। राधिका ने भी अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ पलों की खामोशी के बाद राधिका ने खुद को संभाला और बोली, इट्स ओके। आखिर सिर्फ 3 दिन ही की तो बात है। 3 दिन दूर रहने से कुछ नहीं होगा। आप बिना किसी टेंशन के अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं अपना ख्याल रखूंगी। शिविन ने राधिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया और थोड़े ड्रामेटिक अंदाज में बोला, इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगी। राधिका ने उसे चिढ़ाते हुए और मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए और बोली, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं तो खुश हूँ कि 3 दिन मुझे आपकी डांट और हुक्म नहीं सुनने पड़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं करूँगी। कुछ देर बाद मेंशन के बाहर शिविन की ब्लैक लग्जरी कार खड़ी थी। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स का कड़ा पहरा था। शिविन ने निकलने से पहले ही एक बार फिर राधिका को बाहों में भरा और उसके माथे को चूमा। अपना ख्याल रखना राधिका। अगर जरा से भी कोई बात हो तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कॉल करना। ईशान और केशव यही रहेंगे। वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। शिविन ने जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर फिर रुक गया। वो राधिका के कान के पास झुककर धीरे से बोला, आपको नहीं लगता मिसेस रघुवंशी कि आप कुछ बहुत ज़रूरी भूल रही हैं? राधिका ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। क्या मैं आपकी फाइल या पासपोर्ट भूल रही हूँ? शिविन ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से राधिका के गुलाबी होठों की तरफ इशारा किया। राधिका शर्मा गई और उसे
हल्के से पीछे धकेलते ही बोली, आप जाइए यहाँ से, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ। आए बड़े याद दिलाने वाले। ईशा का घर। सुबह के 8 बजे। ईशान ईशा के घर के बाहर खड़ा पिछले 20 मिनट से डोरबेल बजा रहा था। उसे शिबिन की बात माननी पड़ी थी, पर उसका पारा 7वें आसमान पर था। ये लड़की कुंभकर्ण की छोटी बहन है क्या? इतनी बेल बजा दी, पड़ोसी जाग गए, पर यह महारानी नहीं उठी। उसने एक बार फिर बेल बजानी शुरू कर दी। अंदर कमरे में ईशा अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। बेल की आवाज़ से उसकी नींद टूटी और वो चिढ़ गई। ये दूध वाला भी ना रोज सुबह नींद खराब करने आ जाता है। वो वैसे ही बिखरे बालों और नींद भरी आंखों के साथ उठी। उसने गुस्से में किचन से एक बड़ा सा पतीला उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ी। अरे रुको भैया, आ रही हूँ। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह इतनी जोर से बेल मत बजाया करो। मेरी नींद का कत्ल करके आपको क्या मिलता है? उसने झटके से दरवाज़ा खोला और बिना सामने देखे हाथ में पकड़ा पतीला सीधे सामने वाले के मुंह के पास कर दिया। ईशान ने उसे खाली पतीले को देखा और फिर ईशा के उस सुबह वाले लुक को। उसने एक ठंडी सांस ली। ईशान सपाट लहजे में, आंखें खोलकर देख भी लो सामने कौन है, और अगर तुम्हारा ये पतीला पुराण खत्म हो गया हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ईशान की आवाज़ सुनते ही ईशा की नींद ऐसे उड़ी जैसे सिर से बाल। उसने अपनी एक आंख खोली और सामने सूट बूट में चमकते ईशान को देखा। उसने तुरंत पतीला पीछे छुपाया और अपनी आंखें मलते हुए ड्रामेटिक अंदाज में बोली, अरे स्वामी, आप सुबह सुबह मुझे साक्षात दर्शन देने आ गए। हे प्रभु, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? मुझे बस एक बार याद कर लिया होता, मैं खुद आपकी चौखट पर हाजिर हो जाती। ईशान ने उसे इग्नोर किया और सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो। इतनी देर से खड़ा हूँ बाहर, क्या कुंभकर्ण की रिश्तेदार हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेंशन ले जाने आया हूँ। ईशा की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह मिस्टर खड़ूस, आप तो बड़े फास्ट निकले। पहले प्रपोजल रिजेक्ट किया और आज सुबह सीधे अपने घर ले जाने की बात। मतलब इरादा क्या है? सीधे फेरे लेने का प्लान है क्या? ईशान का सिर चकराने लगा। अपनी डेलेलू दुनिया से बाहर आओ। शिबिन बिजनेस ट्रिप पर गया है और राधिका अकेली है। शिबिन ने कहा है कि तुम वहाँ रहो ताकि वो बोर ना हो। अब चुपचाप 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ईशा ने मुंह बनाया। सारा रोमांस मिट्टी में मिला दिया, पर राधिका के लिए तो मैं 15 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। रघुवंशी मेंशन। आधे घंटे बाद जब वो दोनों मेंशन पहुंचे, राधिका बालकनी में बैठी कुछ पढ़ रही थी। ईशान की कार देखते ही वो नीचे आई। ईशा कार से उतरते ही भागती हुई आई और राधिका को गले लगा लिया। ईशा, सरप्राइज, कैसी है मेरी जान? राधिका। ईशा, तू यहाँ कैसे और ईशान के साथ? ईशा, तेरा वो नूर वाला हस्बैंड, मेरा मतलब है शिविन जी, वो इस खड़ूस को बोलकर गए थे कि मुझे यहाँ छोड़ दे। शायद उन्हें लगा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। उसने ईशान की तरफ इशारा किया जो फोन पर बिजी था। ईशान ने चिढ़कर कहा, राधिका भाभी, आप ही संभालो अपनी इस सहेली को। ये एक नंबर की ड्रामा क्वीन और कुंभकर्ण की छोटी बहन है। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। केशव यहीं आस पास है। ईशान के जाते ही दोनों सहेलियां हंस पड़ी। राधिका को ईशा के आने से सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा दिन उन दोनों ने खूब बातें की। राधिका ने पूछा, अच्छा अब बता तू क्या बताने वाली थी? ईशा शर्माते हुए सोफे पर बैठ गई और बोली, मेरा दिल तेरे देवर ईशान पर आ गया है। राधिका हैरान रह गई, क्या तू ईशान को पसंद करती है? पर ये कब और कैसे हुआ? ईशा ने अपनी और ईशान की पहली मुलाकात से लेकर प्रपोजल रिजेक्ट होने तक की सारी कहानी सुना दी। वो खड़ूस समझता क्या है खुद को, पर मैं भी ईशा हूँ, हार नहीं मानूंगी। राधिका हंसते ही बोली, बेचारा ईशान, उसे नहीं पता कि उसने किस आफत को दावत दी है। वैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो किसी और को पसंद करता है, तो तू ट्राई कर सकती है। ये सुनकर ईशा खुशी से नाचने लगी। पूरा दिन मस्ती में बीता, लेकिन जैसे ही रात हुई माहौल फिर से गंभीर होने लगा। रात का वक्त
ईशा गेस्ट रूम में सो चुकी थी। राधिका अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। अचानक राधिका के फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। एक अनजान नंबर से मैसेज था। मैसेज पढ़ते ही राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। अकेली हो? वैसे मेंशन के गार्डन की वो बेंच पर अब बहुत सोने लग रही थी, जहाँ कल तुम शिविन के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। संभल कर, हर दीवार के पीछे कोई देख रहा है। मुझे तुम उसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो सिर्फ 3 दिन के लिए गया है, पर क्या पता वो कभी वापस ही ना आए। राधिका के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत खिड़की के पर्दे गिरा दिए। उसका दम घुटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कोई कैसे देख सकता है। तभी एक और मैसेज आया, ब्लॉक करने की गलती मत करना राधिका, वरना वो शिविन कभी उस ट्रिप से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो ये बात किसी को मत बताना, न पुलिस को, न ईशान को और न ही शिविन को। खामोश रहो वरना तबाही के लिए तैयार रहो। राधिका सहम गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब लिखा, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो अंधेरे में छुपकर कारों की तरह मैसेज क्यों कर रहे हो? सामने आओ, तो मुझे शिविन से कभी अलग नहीं कर पाओगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका डर के मारे उछल पड़ी। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। राधिका, मैं ईशा हूँ। क्या हुआ? तू सोई नहीं अभी तक? राधिका ने राहत की सांस ली और फोन छुपा लिया। नहीं ईशा, बस नींद नहीं आ रही थी। ईशा ने उसे समझाया और सोने को कहा। राधिका बेड पर तो लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद गायब थी। कबीर का ठिकाना शहर के एक गुप्त और आलीशान कमरे में। कबीर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। राधिका का मैसेज पढ़कर वो जोर से हंसा। अभी तो खेल शुरू हुआ है राधिका। शिवी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। अब मैं उसकी सबसे कीमती चीज तुम्हें छीन लूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहाँ से हुआ। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और खिड़की से बाहर रात के अंधेरे को देखते हुए बोला, शिविन रघुवंशी, तुम्हारी बर्बादी की गिनती शुरू हो चुकी है। तुमसे अपना बदला लेने का वक्त आ गया है। मेंशन की लाइटें तो जल रही थी, पर राधिका की जिंदगी में एक बहुत गहरा काला साया अपनी जगह बना चुका था। रात के 3 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन कबीर के कमरे में सन्नाटा चीर रहा था। कमरे के कोने में रखे एक पुरानी टेबल पर 3 लैपटॉप खुले थे। कबीर के चेहरे पर कई दिनों की थकान थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो किसी शिकारी की आंखों में तब आती है जब शिकार जाल के बिल्कुल करीब होता है। वो पिछले 72 घंटों से सोया नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन पर शिविन की फ्लाइट का स्टेटस क्लिक कर रहा था। कबीर ने सिगरेट चलाई और धुएं के बीच से स्क्रीन को खोने लगा। उसने माउस को कुछ फोल्डर्स खोले जिसमें मेंशन की गार्ड की पूरी कुंडली थी। किसका ब्रेन टाइम कब है, कौन सिगरेट पीने बाहर जाता है और किसकी नज़र सबसे कमजोर है। कबीर खुद से बातें करते हुए, दुनिया कहती है कि सुरक्षा गार्ड्स और कैमरों से होती है। बेवकूफ़ है सब। सुरक्षा आदत से होती है और इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। उसने स्क्रीन पर देखा और एक गार्ड अपनी पोस्ट छोड़कर पानी पीने गया। ठीक उसी वक्त दूसरा गार्ड अपनी घड़ी देख रहा था। 3 दिन, बस यही 72 घंटे हैं मेरे पास। शिविन शहर से बाहर है। ईशान अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा है। जब शेर जंगल से बाहर आता है तो लोमड़ियाँ भी खुद को राजा समझने लगती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली शिकारी साइक में इंतजार कर रहा है। कबीर ने एक डायरी में कुछ नोट दिया। वो हिंसा नहीं कर रहा था, वो साइकोलॉजी पढ़ रहा था। उसे पता था कि शिविन को मारने से ज्यादा मजा उसे तोड़कर तड़पाने में है, और शिविन को तोड़ने का रास्ता राधिका के दिल से होकर जाता था। रघुवंशी मेंशन। सुबह की ताजगी के साथ मेंशन में चाय की खुशबू फैल रही थी। बाहर का नज़ारा देखकर कोई भी कह सकता था कि यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। गेट पर 8 गार्ड्स तैनात थे। बाउंड्री वॉल पर कटीले तारे थी और हर कोने पर हाई डेफिनेशन कैमरे घूम रहे थे। केशव अपने हाथ में एक टैबलेट लिए राउंड्स लगा रहा था। वो बार बार सिक्योरिटी फीड्स चेक कर रहा था। ईशान भी हॉल में खड़ा होकर गार्ड्स को
इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर